नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सूबे की सियासत का पारा भी हाई कर दिया है। मामला है 20 साल की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या का। एक तरफ पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तो दूसरी तरफ इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरा दलित समाज और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। प्यार, शक, कत्ल और अब गर्माती राजनीति। आखिर क्या है ललिता गौतम हत्याकांड का पूरा सच? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरठ के TP नगर इलाके का गगन एनक्लेव यही रहती थी BA की छात्रा ललिता गौतम। 15 मई की सुबह ललिता अपनी परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम ढलने के बाद भी वो वापस नहीं लौटी। अनहोनी की आशंका के चलते बदहवास परिजनों ने तलाश शुरू की और थक हार कर 16 मई को TP नगर थाने में ललिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जो भी बात है अपनी बात कहिए, आगे चल के कचहरी पे जहाँ पर आपका स्थान है, चिन्हित स्थान है, वहाँ चलिए, वहाँ चल के बैठेंगे। रोड बंद करना टोटली विधि विरुद्ध है, ठीक है। किसी को इसकी परमिशन नहीं है, आप सुन लीजिए, आप किसी को इसकी परमिशन नहीं है, अगेंस्ट लॉ है, आपके सबके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग को चलना है, साथ चलिए, मैं चल रहा हूँ आगे तक, कचहरी चौराहे तक चलिए, ठीक है। हमारी वजह से नहीं बैठे हैं, आप पे हमारी बात हो गई। मैंने आपको बता दिया कि आपको बात करनी है तो आप आ जाए, 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए, 30 लोग आ जाए, ठीक है। तो 30 तो मैंने बोला तो है, आ जाओ मेरे ऑफिस, चलो वहाँ पे बात कराते हैं। लेकिन ये देखिए, रोड में बैठना बिल्कुल भी कानूनी नहीं है। मामला एक छात्रा से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए और यहीं से मिला वो अहम सुराग जिसने हत्या के राज से पर्दा उठा दिया। एक फुटेज में ललिता कल्याणपुर गांव के रहने वाले अंकुश नाम के युवक के साथ नजर आई। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने फौरन टीमें गठित की और अंकुश को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे आरोपी अंकुश टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि अंकुश और ललिता के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन वारदात के दिन अंकुश ने ललिता के फ़ोन में कुछ तस्वीरें और चैट्स देख ली थी। उसे शक था कि ललिता का किसी और से भी संबंध है। इसी शक की आग में जलते हुए अंकुश ने ललिता को मौत के घाट उतार दिया। अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने ललिता के शव को रोहटा थाना क्षेत्र के उपसिया जंगल में गन्ने के खेत में फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। मुख्य आरोपी अंकुश भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन ललिता का परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार का सीधा आरोप है कि इस खौफनाक वारदात को कोई एक शख्स अंजाम नहीं दे सकता। परिजनों की मांग है कि बाकी आरोपियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। आप सभी देख रहे हैं, ये जो मजमा है गैर कानूनी है, बिल्कुल। आपको बात करनी है, आप वहाँ पे बैठे ऑफिस में आए या फिर आप कचहरी पास में बैठे, आप लोगों को 10 मिनट का समय दिया जाता है आपको ये रोड क्लियर करने के लिए। उधर इस हत्याकांड ने यूपी की जातीय सियासत में भी उबाल ला दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, BSP, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। न्याय की मांग को लेकर दलित महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। दूसरी, हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। तीसरी, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात तब बेकाबू हो गए जब शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि इस मामले में प्रशासन का अपना अलग पक्ष है। पुलिस का साफ कहना है कि कुछ अराजक तत्व दलित राजनीति की आड़ में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस प्रदर्शन में ऐसे बाहरी लोग शामिल थे जिन्हें केस की ABCD तक नहीं पता थी और वे झूठे लालच देकर मृतका के भाई को भी गुमराह कर रहे थे। फिलहाल मेरठ पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है और CCTV के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ललिता को जल्द इंसाफ मिल पाएगा और क्या इस हत्याकांड पर हो रही सियासत पुलिस की निष्पक्ष जांच को प्रभावित करेगी। इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिनांक 17 मई 2026 को थाना क्षेत्र रोहटा में एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त ललिता गौतम पुत्री श्री वेद प्रकाश गौतम के रूप में हुई।
जांच में यह सामने आया कि दिनांक 16 मई 2026 को थाना टीपी नगर में उक्त प्रकरण में गुमशुदगी पंजीकृत है। शव मिलने के बाद तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य आरोपी को साक्ष्य संकलन करते हुए 24 घंटे के अंदर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दौरान विवेचना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी ट्रेल, मेडिकल, फॉरेंसिक एविडेंस, सर्वेलांस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तथा चेन ऑफ इवेंट्स के आधार पर अन्य आरोपियों को साक्ष्य छुपाने, घटना रिपोर्ट न करने तथा मुख्य आरोपी को आश्रय देने के संबंध में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़ित के घर जाकर तथा उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर लगभग 10 से 12 बार विवेचना के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा लगातार विवेचना के संबंध में संतुष्टि व्यक्त की गई है। तत्कालीन सीओ सिविल लाइंस द्वारा भी इनके घर जाकर इनसे वार्ता की गई, जिन्हें भी इन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की है। विवेचना में दिनांक 7 जुलाई 2026 को विवेचक द्वारा वादी के घर जाकर जब इनसे वार्ता की गई तब भी इनके द्वारा पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की गई है, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा तथा प्रभावी पैरवी की जाएगी। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनको द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आए दिन यहाँ पर इस तरह के धरने प्रदर्शन और गेट रोकना होता है, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि बिना मतलब में लोगों को भड़काया न जाए? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि किसी को कोई समस्या है, हम लोग लगातार जन सुनवाई में बैठते हैं और सारे साक्ष्य जो भी चीज़ें हैं, यदि किसी सरकारी कार्मिक की गलती सामने आती है तो उस पर भी मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि थोड़ा सा इधर बीच कई लोगों के द्वारा इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए हैं। रोड जाम करने के मामलों में 4 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं, ये 5वां मुकदमा लिखा जा रहा है। अनावश्यक लोगों को भड़काकर जो अराजक तत्व इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली भाली जनता और जो पीड़ित पक्ष है, हम लोग लगातार सी प्लान एप्लीकेशन के माध्यम से जनता से वार्ता करते हैं। उनके द्वारा हमेशा ये बताया जाता है कि जिसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो लोग इतना उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा अराजकता फैलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकरण में भी घर वालों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं
जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनका ये एक, अगर हम कहें कि एक धंधा सा बन गया है कि इस प्रकार का जाम लगाएंगे और दलाली करेंगे, उन पर निश्चित रूप से हम लोग अभी भी और भविष्य में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित परिवार को बहला फुसला करके कुछ लालच दिया गया था लाइसेंस और मुआवजे को लेकर के, इसलिए भी सड़क जाम किया गया? जी, इसके बारे में भी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और सम्यक साक्ष्य मौजूद हैं कि कुछ लोगों द्वारा जो पीड़िता का भाई है उसे लगातार प्रलोभन दिए जा रहे थे, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। यह भी सामने आया है कि पूर्व में भी इनके द्वारा प्रलोभन देकर कई लोगों से ऐसे कुत्सित कृत्य कराए गए थे। उसके संबंध में भी साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है।